चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हुआ कि गुड मॉर्निंग हुआ? चलो जो भी है नमस्ते बोलो और आगे बढ़ो। आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने एल्डोल कंडेंसेशन की स्टडी की। एल्डोल कंडेंसेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल था और एल्डोल कंडेंसेशन में आपने 4 टाइप की रिएक्शन स्टार्ट की। 4 टाइप में पहली रिएक्शन थी सिंपल एल्डोल, सेकंड थी क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन एक स्पेशल रिएक्शन, और बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद उसी का कांसेप्ट था इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डोल कंडेंसेशन को ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब स्टडी करेंगे तो केनी-ज़ेरो रिएक्शन आ जाए, या हो सकता है केनी-ज़ेरो आज ही आ जाए। तो केनी-ज़ेरो और एल्डोल कंडेंसेशन एक दूसरे का अपोजिट है। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लीड पेन फेयर कॉपी आप लेकर के बैठते होंगे, मेरे को जहां तक अंदाज है उसमें हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा फेमस है कि फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव, एल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव, देन कीटोन लीस्ट रिएक्टिव। मींस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप के सराउंडिंग स्पेस में प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड। लार्जर अल्काइल ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उसकी रिएक्टिविटी डैमेज होगी। फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव इसलिए कि उसके दोनों साइड हाइड्रोजन एटम होते हैं, और हाइड्रोजन एटम का प्लस माइनस आई इफेक्ट 0 होता है। इसके कारण फॉर्मल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और जितने भी तमाम रिएक्शंस है बहुत फास्ट होते हैं। उससे स्लो एस्टैल्डिहाइड, उससे स्लो कीटोन। तो हम ऑक्सीडेशन के केस में भी यही कांसेप्ट लेंगे। मींस फॉर्मल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो फास्ट होगी, एस्टैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो फास्ट होगा, लेकिन कीटोन स्लो ऑक्सीडाइज होता है। या फिर ऐसा बोलिए कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन तीनों प्रोडक्ट देंगे एसिड। अब जैसे मान लीजिए ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको एस्टैल्डिहाइड बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो आप सब जानते हो। H को CH3 कर दो तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टैल्डिहाइड। और अगर यहाँ भी CH3 कर दो तो यही मटेरियल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ऑक्सीडेशन करना है एल्डिहाइड कीटोन का। फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, एस्टैल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ऑक्सीडेशन जो मटेरियल होते हैं ऑक्सीडेशन के वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं पहले उनकी लिस्ट बना लें। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड K2Cr2O7 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिड। ये दोनों मिलकर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 एसिडिफाइड मींस प्लस H2SO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम। ये दोनों एल्डिहाइड एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन देंगे। अब फॉर्मल्डिहाइड होगा तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छी रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड होगा तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीडेशन के थ्रू इन दोनों की प्रेजेंस में। और अगर एसिडिक मींस एस्टैल्डिहाइड होगा तो इन दोनों की प्रेजेंस में एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीधी सीधी रिएक्शन है
ना कोई याद करना है ना समझना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड या एस्टाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं दोनों में से किसी एक की प्रेजेंसी में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रेस्पेक्टिव मींस करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट। बट कीटोन लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है वो फिर से समझ लीजिए। ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव कार्बन होगा तो रिएक्शन तेजी से होगी, लेकिन इसमें ये प्लस आई इफेक्ट से मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये मिथाइल ग्रुप इसको प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को डैमेज करेगा, डिक्रीज करेगा, मींस रिएक्टिविटी को कम करता है। ऐसे केस में कीटोन इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो फिर इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम किसको लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा और एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। पर इसमें भी दो एसिड बनेंगे, ये दोनों बन जाएंगे CH3COOH प्लस HCOOH, इस तरह रिएक्शन खत्म हो जाए। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि HNO3 फॉर्मल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, कीटोन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आगे रिएक्शन चलेगी तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इसमें ये दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब और भी केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ही ये एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर फेमस है। उसमें जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यही एल्डिहाइड कीटोन में फेमस रिएक्शन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो है अपने सिलेबस में, वैसे तो तीन है, और हम यहाँ स्टडी दो की करेंगे। तीसरा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके बारे में आपको नाम बता देंगे, उसका फार्मूला बता देंगे, क्योंकि तो उसकी रिएक्शन भी सेकंड वाला जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसी की तरह। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हैं, दो। एक स्लाइड में लिखेंगे, उसको समझ जाओगे आप, क्योंकि आप वीडियो देख चुके हो, पढ़ भी चुके हो। TR टोलन रिएजेंट, और दूसरा कौन है, फेलिंग सॉल्यूशन। ये दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। कीटोन के लिए इनमें स्पेशल कंडीशन, क्या स्पेशल कंडीशन है उसकी स्टडी करें। अब पहले समझें कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टोलन रिएजेंट क्या है। यहाँ पहला टोलेंस रिएजेंट, टोलन रिएजेंट की डेफिनेशन है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ये टोलन रिएजेंट का फार्मूला है। टोलन रिएजेंट का मीनिंग होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन, उसको हम टोलन रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ मैं रिएक्शन लिखूंगा, NH4OH अमोनिकल मींस अमोनिया विद वाटर, तो NH4OH का फॉर्मेशन होगा और किससे रिएक्ट होगा है AgNO3। इसको जब हम रिएक्शन में यूज करेंगे या इन दोनों को मिक्स करेंगे, टोलन रिएजेंट का फॉर्मेशन करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन करना कोई जरूरी नहीं है, आप केवल इस पर ध्यान रखिए। यहाँ फॉर्मेशन होगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड और एक बन जाएगा NH4NO3, इस तरह एक कंपाउंड बनेगा। वाटर भी बन सकता है, लेकिन हमें केवल ये याद रखना है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन होगी
तो टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड। ये Ag2O जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो उसको अपनी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मींस टोलन रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। अब कैसे काम करेगा? ये फॉर्मल्डिहाइड HCH, जब आप टोलन रिएजेंट को इससे रिएक्ट करोगे आप पूरी रिएक्शन नहीं लिखना पाओगे। Ag2O यहां से हम इसका रिप्रेजेंटेटिव लेकर के आए और ये इसको क्या सप्लाई करेगा? अपनी ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मेशन हुआ HCOOH फॉर्मिक एसिड। और Ag क्या हो जाएगा? Ag। अब यहाँ समस्या ये कि इस टोलन रिएजेंट के टेस्ट का एक नाम और है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट, ये इसका सेकंड नेम। अब सिल्वर मिरर टेस्ट नाम है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें सिल्वर का मिरर फॉर्मेशन होता है जिसमें आप अपनी शकल सूरत को देख करके चेहरे को सही कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोलन रिएजेंट में जब सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है तो एक लेयर होती है व्हाइट कलर की शाइनिंग वाली, उसको सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ पहले ये समझ। ये मटेरियल जो टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, ये कौन बना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर ये कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई की। तो ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है वो रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है रिएक्शन के बाद वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। और जो रिएक्शन में बिफोर टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या हो जाता है लास्ट में? रिड्यूस। तो सिल्वर क्या हुआ? सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर का रिड्यूस हुआ और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज। अब यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे डेफिनेशन समझें। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन के प्रोसेस को यूज करता है, इसीलिए वो रिएक्शन के लास्ट में रिड्यूस होता है। कौन सा प्रोसेस यूज करेगा? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आपको ना पता हो तो आप इसको क्या बोलते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। बहुत दिन हो गए होंगे, वेकेशन भी ना लगी, आप जा ही नहीं पाए होंगे। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? गोवा गेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है? टोलन रिएजेंट। सिल्वर ऑक्साइड उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्रोसेस कौन सा यूज करेगा? रिडक्शन का। और ये बनेगा गोवा गेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखें इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्या? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोसेस रिडक्शन का यूज करेगा। तो देखते हैं रिएक्शन में उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्या। तो इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है। पहले सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। तो ऑक्सीजन सामने बैठी है सिल्वर के, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? 2। ज्यादा डिटेल डीप में नहीं जाना है, सिंपल से कंसेप्ट से समझ लीजिए। ऑक्सीजन 1 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? 2। किसने दिए होंगे इसको? अरे यहाँ सिल्वर बेटा उसने दिए, तुमने जाकर के दिए क्या उसको? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, सिल्वर ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। Ag2 मतलब सिल्वर 2 है, एक ने कितना दिया? 1। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और हमेशा ध्यान रखिए
सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है। कैसे? सिल्वर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 47, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 37, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 80 और लास्ट 1। ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें ये दिमाग मत लगाइए कि एक्सेप्शनल केस क्या होगा, आप तो केवल ये ध्यान रखिए कि 47 इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 18 शॉर्ट रिड्यूस करेंगे 72, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के टाइम बैक साइड यहां से जंप करेगा, इसको कर देगा 18, इसको करेगा 1, मींस सिल्वर स्टेबल स्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली +1। क्लियर? आगे बढ़िए। यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, क्योंकि ऑक्सीजन 1 थी, उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर 2 थे, एक ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। चलो ये केनल है, उधर जाकर के देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 2Ag, मींस सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। कहां से आया 0? अरे एलिमेंट्री स्टेट में कन्वर्ट हुआ, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का गेनर है, और जो इलेक्ट्रॉन का गेनर होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही गोवा जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या बनता है? डॉक्टर, डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। मींस रिएक्शन में इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें डोनेट किए होंगे, ज्यादा डिटेल में जाके हम कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा गैस है। फॉर्मल्डिहाइड या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, टॉलर रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और अगर आपके पास एस्टेल्डिहाइड है तो ये एसिटिक एसिड में उसको ऑक्सीडाइज करेगा। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट कीटोन को डिस्टर्ब नहीं करता। बेंजल्डिहाइड को ये रिएक्ट होता है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन है, तो ये टोलन रिएजेंट के कांसेप्ट है। टोलन रिएजेंट की डेफिनेशन लिखिए, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ये उसकी रिएक्शन है, मैंने बैलेंस नहीं की है, बैलेंस आपको करना है, मैंने केवल यहाँ पर किसको लिया? टोलन रिएजेंट के रिप्रेजेंटेटिव। और फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्टेल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड आल्सो कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड, बट कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद टोलन रिएजेंट। ये स्टोरी 2 मिनट में आप नोट करिए, उसके बाद टोलन रिएजेंट की अगली स्टोरी सुनाते हैं आपको। जब आप लिख लें तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? आगे बढ़े? चलिए, बहुत जल्दी लिख लेते हो। और वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट ना लिख पाता है तो टेंशन ना ले, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं कि सर मेरे पास इसका PDF नहीं है, आपको उसका PDF मिल जाएगा। चलिए, ये टोलन रिएजेंट की फर्स्ट रिएक्शन। अब टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ एसिड से भी रिएक्शन करता है, और स्पेशली ओनली फॉर्मिक एसिड
COOH। हम टोलन रिएजेंट की स्टडी कर रहे हैं। टोलन रिएजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड, एस्टल्डिहाइड को एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड से भी वो रिएक्ट होता है। अब यहाँ पर टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरी रिएक्शन फिर से नहीं लिखे। Ag2, ये Ag2 जो टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी ऑक्सीजन को इधर सप्लाई करेगा बस, और कोई काम नहीं है उसका। ये आ गई ऑक्सीजन, अटैच कर दो इस ऑक्सीजन को। कहाँ अटैच करोगे? इन दोनों हाइड्रोजन से अटैच कर दो। तो दोनों हाइड्रोजन से जब अटैच करोगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, और बाकी आपको नजर आ गया, और सिल्वर Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। है समझ में? तो टोलन रिएजेंट फॉर्मिक एसिड से भी रिएक्ट होता है। ये टोलन रिएजेंट का एक है। अब फॉर्मिक एसिड के साथ भी उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट दिया, और एग्जाम में आपको कैसे पूछते हैं पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? तो जो रिएक्शन देगा और जिसमें मिरर फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये टोलन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। अब कभी कभी जो टोलन रिएजेंट, अभी हमने बोला था ये कीटोन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कभी कभी कीटोन के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच हो तो ये अपनी रिएक्शन दिखा देगा और सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा। जैसे CH3COO, CHOH, CH। अब पहले ये पहचान लेना ये अल्कोहल कौन सा है। ये अल्कोहल 2 डिग्री, क्योंकि मैंने इस पर लगाया है, और इसके पास में कौन बैठा है? कीटोन। इस कंडीशन में टोलन रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट इसके साथ देगा। क्या करेगा? अब क्या करेगा उससे आपको क्या लेना देना? ये अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, बस इसको डिस्टर्ब नहीं किया उसने। बट ये कंडीशनल रिएक्शन है कि कीटो ग्रुप के साथ अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसके साथ ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। और किसमें बदल देगा? 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, और इसको बना देगा डाइकीटोन। यहाँ भी कीटो कर दिया, यहाँ पे कैसे? ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट टोलन रिएजेंट यहाँ पॉजिटिव देगा। और आगे बढ़ते हैं 11th, शायद आप सब पास हो चुके हैं। और 11th में आपने हाइड्रोकार्बन की स्टडी की, वापस से याद दिलाता। हाइड्रोकार्बन में आपने अल्काइन की स्टडी की थी, और अल्काइन का फार्मूला C≡CHH। पहचान गए होंगे इसको। 2 कार्बन की अल्काइन है, इसको बोलते हैं इथाइन, और ये तो इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम एसिटिलीन के नाम से फेमस है। ये अल्काइन एसिडिक नेचर की, अब यहां रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। अल्काइन एसिडिक नेचर की क्यों होती है? अल्काइन एसिडिक नेचर की इसलिए होती है, ये इस एसिटिलीन में रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना दिया बदल करके। अल्काइन एसिडिक नेचर की इसलिए होती है कि उसके कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन पर जब जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू sp3, sp2 एंड sp। अब यहां अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी। इसमें p कैरेक्टर सबसे कम और s कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ये कंसेप्ट है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर
is directly proportional to the electronegativity. Percentage of S character in hybridization directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन के केस में है, किसी दूसरे एलिमेंट पे से अप्लाई मत कर देना। तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है अल्काइन का, इसमें s कैरेक्टर कितना परसेंट है? 50%। 50% p कैरेक्टर, इसमें s कैरेक्टर 33%, इसमें s कैरेक्टर 25%। तो s कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और कार्बन जो हाइड्रोजन से अटैच है वो H बॉन्ड को अपने मींस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से जाना पड़ता है। मींस अल्काइन है एसिडिक इन नेचर। अल्काइन कैसे नेचर की होती है? एसिडिक नेचर। लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट और ध्यान रखना, टर्मिनल अल्काइन और एसिडिक इन नेचर। अगर आपने ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 अगर आपने इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्काइन ली तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक नेचर की नहीं होगी। तो एसिडिक नेचर की अल्काइन कौन होती है? ओनली टर्मिनल अल्काइन, जैसे एसिटिलीन, प्रोपाइन, 1-ब्यूटाइन। और इस टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, 1-ब्यूटाइन मींस ये भी हो जाएगा। तो अभी हम केवल यहाँ एसिटिलीन को लेकर के स्टडी करें। ये एसिटिलीन और ये डाइवेसिन है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर प्रोपाइन होगी तो एक हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, वो मोनोबेसिक होगी। हम एसिटिलीन का केस लेते हैं और टोलन रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 हो गया। इसको 2 करो, इसको भी 2 कर लो, बैलेंस करना है इसलिए। और ना भी करो तो आपको रिएक्शन याद है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लगा तो Ag, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, when acid react with base then form salt। ये सिल्वर साल्ट है और इसका नाम होगा सिल्वर एसिटालाइट। और कैसा प्रेसिपिटेशन आएगा? वाइट प्रेसिपिटेशन आएगा सिल्वर एसिटालाइट का। ये रिएक्शन आपके पास हाइड्रोकार्बन की जब स्टडी की थी एसिटिलीन में लिखी हुई। ये सिल्वर एसिटालाइट का वाइट प्रेसिपिटेट आया और बाकी यहाँ फालतू चीजें होगी जिनको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 5NH4NO3 होगा और वाटर। तो बाई प्रोडक्ट अपने को याद नहीं करना है, केवल आपको ये याद रखना है कि जब हम टोलन रिएजेंट को एसिडिक अल्काइन से रिएक्ट करते हैं, मींस जैसे एसिटिलीन, तो ये रिएक्शन तो करेगा लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। क्या नहीं देगा? ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। डू नॉट गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलन रिएजेंट, बट टोलन रिएजेंट रिएक्ट विद एसिटिलीन एंड गिव्स white precipitate of silver एसिटालाइट। रिएक्शन को लिख लीजिए और इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। पहले जो 3 रिएक्शन मैंने लिखी है, पहली वाली फॉर्मल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड वाली, वो सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरी रिएक्शन क्या लिखी? फार्मिक एसिड भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा टोलन रिएजेंट के साथ। तीसरी, कीटो के साथ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। लेकिन अल्काइन जो एसिडिक नेचर की है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगी, बट रिएक्ट विद टोलन रिएजेंट और व्हाइट प्रेसिपिटेट देगी सिल्वर एसिटालाइट। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। और ये अल्काइन एसिडिक नेचर की है, ये आपके पास पहले कंसेप्ट लिखा हुआ है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अभी टोलन रिएजेंट में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
जितने भी स्टूडेंट है सभी ने स्टडी कर ली है। तो नीट वालों के लिए मैंने वीडियो सेंड किए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर, आपने देखे होंगे क्योंकि वीडियो देखने का आपको बहुत शौक है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टोलन रिएजेंट की जब स्टडी करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ जब हम रिएक्शन को लिखते हैं, ये टोलन रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कॉल्ड टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट को जैसे लिखा तो रिएक्शन हम आयन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, AgNH3 और ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव OH माइनस, ऐसा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दोनों के रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टोलन रिएजेंट का जो रिएक्टिव स्पीशीज है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ये है। अब इसका नाम कैसे रखोगे, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऊपर लिख रखा है प्लस, और उसके साथ नेगेटिव आयन साइड में है OH माइनस। इसको आप पहचानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलते थे, ये लिगेंड जो इस सेंट्रल मेटल से अटैच होता है। ज्यादा बड़ी कहानी, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। अमोनिया को अमाइन के नाम से बोलते हैं, और यहाँ डबल है तो इसको बोलेंगे डाई अमाइन। ये सिल्वर के नाम से होगा और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट, ये इसका नाम होगा। ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट आयन, इस तरह ये टोलन रिएजेंट का आयन, इसको आप अलग से याद रखिए। अब चलते हैं टोलन रिएजेंट के बाद हमारा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ लिख रहे हैं, जरा देख लें, चेक कर लें, स्वस्थ है सब। लास्ट में इंट्रामॉलिक्यूलर, ये तो तुम्हारे पुराने लिखे हैं, ओमकार गया है सर, ओमकार गायब है। कोई बात नहीं बेटा, जो गायब हो गए हैं जाने दे, वैसे भी उनको कोरोना छोड़ने वाला नहीं, और कोरोना छोड़ देगा तो फिर बाद में शर्मा सर मिलेंगे, वो छोड़ने वाले नहीं, इसलिए टेंशन मत, वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर, क्योंकि अब कोरोना आने के बाद जिंदगी का टाइम पता नहीं कब शॉर्टकट से आयाराम गयाराम हो जाए, इसलिए टेंशन मत ले। जो गया उसको जाने दे, जाने वाले आज तक कभी लौट के आए नहीं है, इसलिए टेंशन मत पाए। अब स्टार्ट करते हैं टोलन रिएजेंट के बाद फेलिंग सॉल्यूशन। पहले ये स्टडी करेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ये बीमारी क्या है, डिसीज क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन, देखो भाई स्पेलिंग लिख देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का रिएजेंट है, इसमें दो मटेरियल आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स तो टोटल 4 मटेरियल करते हैं, 4 कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन 2 उसमें होते हैं गुड सॉल्वेंट और 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व। जो सॉल्वेंट होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो कितने पार्ट होंगे फेलिंग सॉल्यूशन का? फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। वाटर यहाँ क्या है, सॉल्वेंट, और कॉपर सल्फेट रिएक्शन में इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, ऑक्सीजन कितनी है 4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी 8। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और वैसे भी कॉपर फेमस है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 29, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8, थर्ड 17, लास्ट 2। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सेप्शनल केस में इसका डायग्राम ऐसे बदल जाता है, ये तो कॉपर या तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या बाय मिस्टेक
2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। इट मींस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगा या +2 +3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट उसको पहले डिजाइन कर लेते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर कॉपर सल्फेट में +2। चलिए होगा, अपने को क्या लेना है। तो फेलिंग सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। वाटर यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कॉपर सल्फेट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। बी पार्ट है NaOH प्लस, नाम बोलूंगा और फिर डायग्राम बनाऊंगा। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये साल्ट है सोडियम और पोटेशियम का, टार्ट्रेट भी टार्ट्रिक एसिड का, जो आपने ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में सेकंड एग्जांपल में लिया था। डायग्राम बना दो। COOH CHOH COH H COOH, ये टार्ट्रिक एसिड, नाम नहीं लिखूंगा, आवाज सुनते चलिए। ये टार्ट्रिक एसिड का डायग्राम बनाया। अब इसका साल्ट कन्वर्ट करूंगा, नाम क्या बोला मैंने, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हटा दो हाइड्रोजन को, सोडियम लगा दो, यहाँ पोटेशियम लगा दो, ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। लेकिन ये भी फेलिंग सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके पास आ जाइए, इसको आप पहचानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन में इन्वॉल्व, क्या करेंगे, CuSO4 प्लस twice NaOH gives CuH whole twice प्लस Na2SO4। ये रिएक्शन कंप्लीट, सोडियम सल्फेट बनेगा और कॉपर OH से रिएक्ट होकर कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। अभी भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, जितना यहाँ था उतना ही अभी भी यहाँ है। देखिए OH माइनस कितने, 2, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रखे, इट मींस अभी भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये फेलिंग सॉल्यूशन की स्टोरी है। अब फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, इसी तरह हम इसमें से भी फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, और ना भी करो तो कोई बात नहीं, आप इसी को इन्वॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये आप डिजाइन कर लीजिए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा, Cu2O + H2। और ना भी करो कोई बात नहीं, आप COH और से रिएक्शन करिए, बाद में सारी स्टोरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो क्या है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो खुद रिड्यूस होगा। तो फिर ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड do not react with the failing solution, means failing solution बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों कि failing solution टोलन रिएजेंट के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलन रिएजेंट stronger oxidizing agent than failing solution। तो failing solution बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजल्डिहाइड रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, और टोलन रिएजेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो वो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में लिखा रहेगा, पूछेगा किसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो बेंजल्डिहाइड को नहीं करेगा, ये स्पेशली रिएक्शन। चलिए अब इसकी रिएक्शन, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये आया COH और ट्वाइस
फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव क्या फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+. ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। अब एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन में कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, आप इसको बना दो CH3, तो ये एस्टल्डिहाइड हो गया, और यहाँ क्या कर दोगे CH3, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, एस्टल्डिहाइड को एसिटिक एसिड, बाकी रिएक्शन सेम रहेगा। अब देखिए होता क्या रिएक्शन में, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, बाद में कितना होगा, ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कितनी है 1, इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगी 2, यहाँ कॉपर कितने बैठे हैं 2, एक ने कितना दिया होगा 1, मींस यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, +2 से कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है वो गेनर बनता है, और गेनर ही खोआ जाता है, इट मींस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन का ये रिप्रेजेंटेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन के अंदर, इसने एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिटिक एसिड, बट बेंजल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, या फेलिंग सॉल्यूशन की ताकत नहीं है कि वो बेंजल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सके। रिएक्शन को लिखिए, 2 मिनट का टाइम है, फेलिंग सॉल्यूशन की सारी स्टोरी आपको सुना दी, समझा दी। अब इसके बाद एक बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है, उसके बारे में आपको इसके बाद समझाते हैं। जरा मैं भी हिसाब किताब देख लूं। रिएक्शन लिखिए। चलिए भाई, 2 लोग गायब हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 लोग कौन गायब हुए हैं, खुशखबरी अपने नाम से बताओ। अवनीत पवार तो बैठा है, लेकिन अवनीश डान गायब है, कोई बात नहीं। बताओ भाई, ये जाने आने वाले बड़े परेशान करते हैं। कौन है, महेश। महेश नौटंकी बंद कर ले, चुपचाप बैठे रहा कर क्लास में, उठ के भागेगा तो ऐसा भगाऊंगा कि सतारा में मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं कहाँ गया। सर, बेंजल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट नहीं होगा, पक्का बेटा नहीं होगा। फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट नहीं होगा, पक्का है, डन कर ले उसको। क्योंकि बेंजल्डिहाइड रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है थोड़ा सा, और ये स्टेबलाइज हुआ बेंजल्डिहाइड, और फेलिंग सॉल्यूशन थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसके कारण इनकी रिएक्शन नहीं होगी। चल, उसका एंटीना खराब हो गया, हो जाने दे भाई, एकदम एंटीना खराब हो गया तो कोई बात नहीं। अभी तू, हाँ वो एंटीना ही होता, नेट का ऐसे चलता है, एंटीना से ही चलता है। चल, नेट खराब हो गया तो ध्यान रख बेटा, आगे जिंदगी में ऐसे नेट खराब होता रहा ना, तेरी सेटिंग बिगड़ती रहेगी, क्योंकि सेटिंग आजकल नेट से ही चल रही, ऑनलाइन हो गया सब बेटा आजकल, और जिसका नेट पावरफुल नहीं है उसकी सेटिंग तो बर्बाद हो जाती है। इसलिए ध्यान रख बेटा, नेट को डेवलप कर अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद दे दिया तुमने। चलिए भाई, लिख लिया होगा आपने फेलिंग सॉल्यूशन। ऐसी किस्मत कहाँ नहीं है। चलती क्लास में ये समस्या।
ये भी समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छा, इसको कहते हैं क्या करूं? चलिए दिखा। अब फेलिंग सॉल्यूशन के बाद आता है नंबर थर्ड, बेंडिक सॉल्यूशन। लेकिन बेंडिक सॉल्यूशन की रिएक्शन हम अलग से स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? ये पूरी रिएक्शन बेंडिक सॉल्यूशन की रिएक्शन। बेंडिक सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये समझो। बेंडिक सॉल्यूशन से हॉस्पिटल के अंदर शुगर टेस्ट होता है। क्यों? कि शुगर जिस पर्सन को होती है उसको जब शुगर टेस्ट करवाना है तो बेंडिक टेस्ट से उसकी शुगर टेस्ट होती है, क्योंकि शुगर के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंसी से शुगर प्रेजेंट होती है। तो बेंडिक सॉल्यूशन से शुगर टेस्ट हॉस्पिटल में किया जाता है। कैसे करते हैं समझ। रिएक्शन को भी यही रहेगी, रिएक्शन को नहीं बदलना है, केवल उसमें सॉल्वेंट चेंज होगा। पार्ट फर्स्ट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। दूसरा NaOH रहेगा, केवल कौन बदलेगा? ये पहले था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अब लिखेंगे सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। क्या ले लेंगे इसकी बजाय? सिट्रेट। ये लिख दिया मैंने बोर्ड पर, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। टार्ट्रिक एसिड के प्लेस पे वो रहेगा और बेंडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आपने देखा पहले टार्ट्रिक एसिड का साल्ट इन्वॉल्व हुआ था क्या रिएक्शन में? नहीं, अभी भी यही नहीं होगा। रिएक्शन में इन्वॉल्व तो ये था, तो रिएक्शन एज इट इज है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेशन होता है। कौन सा प्रेसिपिटेशन आएगा? जब रेड प्रेसिपिटेशन आएगा तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है जो एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्जन तो करता है लेकिन अलग स्टाइल में। कैसे करेगा समझ। ये CH3, ये COOH, नाम पहचाना, एस्टल्डिहाइड। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा लिख देते हैं CH3COOH, CH3 मीन्स इससे कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। नाम है उसका सेल्यूनियम ऑक्साइड। लेकिन सेल्यूनियम ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप के पास में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है केवल उसको ऑक्सीडाइज करता है। वो इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये ग्रुप एज इट इज रहेगा। ये इधर जो ग्रुप अटैच है अल्काइल ग्रुप, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? यहां से कितनी हाइड्रोजन को हटाएगा? हाइड्रोजन कार्बन से 3 अटैच है, 2 को हटाएगा और इसकी एक ऑक्सीजन के साथ ले जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? H2 हो गया। और इसमें से एक ऑक्सीजन को यहाँ सप्लाई कर देगा। तो ये हाइड्रोजन तो रिमेनिंग था, है एक ऑक्सीजन और आ गए, मतलब ये भी एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। COOH, COOH, ये बन गया कंपाउंड। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइऑक्सेट। आगे बात समझ में?
फिर से समझिए, सेल्यूलम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्डिहाइड कीटोन के केस में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करता, वो केवल किसको डिस्टर्ब करेगा? एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच अल्काइल और उसको ऑक्सीडाइज करेगा। और उसको ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा? इधर से एक ऑक्सीजन इधर आएगी, इसके दो हाइड्रोजन को लेकर वाटर का फॉर्मेशन करेगी और रिमेनिंग ऑक्सीजन इस CH से आकर अटैच होकर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्जन करता है और ये ग्लाइऑक्सिल बना। अब ये ग्लाइऑक्सिल आया कहां से? ये एक प्रोसेस से और बना सकते। इसको देखो, ये क्या है? इसका नाम सुनो, पहचानते हो आप? पहले ये आ चुका है। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल। एक ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करो। जब आप ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करते हो तो ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये ग्लाइकोल है तो ये ग्लाइऑक्सिल है। इन्हीं के बेस पे इनके कॉमन है। यहाँ से क्या चला जाएगा? दो हाइड्रोजन। यहाँ से क्या चला जाएगा? दो हाइड्रोजन। क्या बचा? CHO। ये हो गया। तो समझाने का मतलब ये है कि सेल्यूलम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्काइल पार्ट का ऑक्सीडेशन करेगा, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं। यहाँ भी इसी तरह रिएक्शन होगी। अब इसमें दो अल्काइल ग्रुप है लेफ्ट और राइट, किसी एक को ऑक्सीडाइज करेगा, डबल करोगे तो डबल को कर देगा। आपने अभी एक लिया, रिएक्शन वही होगी। यहाँ से कितना हाइड्रोजन जाएंगे? 2। इस ऑक्सीजन के साथ माइनस क्या होगा? वाटर। ये ग्रुप बदल जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? CH3 COO COOH मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। इसका नाम क्या था? ग्लाइऑक्सिल। एल्डिहाइड ग्रुप फिर कीटो ग्रुप फिर हाइड्रोजन तो ग्लाइऑक्सिल। और इस यहां से हाइड्रोजन हटा और मिथाइल आया तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। ये बन गया मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। अब इसका IUPAC में बताओ क्या होगा? इसमें IUPAC सिस्टम में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जब दोनों एक साथ हो तो सीनियर एल्डिहाइड होता है और सीनियर जब एल्डिहाइड होगा तो उसका सफिक्स यूज होगा और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल। कीटो जूनियर होता है कंपैरेटिव एल्डिहाइड ग्रुप, तो कीटो का सफिक्स क्या है? ऑक्सो। लेकिन ऑक्सो ये इसका प्रीफिक्स है। इसका सफिक्स कीटो का तो ओन है और इसका हम क्या यूज करेंगे? जूनियर है तो प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। अब नाम रखो IUPAC सिस्टम। यहां से कार्बन काउंट करो, 1 2 3, टोटल कार्बन 3। ऊपर क्या है? कीटो ग्रुप। इसका प्रीफिक्स यूज करो, स्पेशल 2 ऑक्सो। अब कार्बन कितने हैं? 3 प्रो 1 अल। ऐसे इसका IUPAC में होता है। तो ये सेल्यूलम ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। टोलन रिएजेंट फाइलिंग सॉल्यूशन के बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किया सेल्यूलम ऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है जो बड़ा खतरनाक है, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। मतलब एक ऑक्सीजन उसमें और अटैच हो जाए, जैसे ये CH3 COOH ऐसे। तो ये तो एसिडिक एसिड है। अगर इसको हम परऑक्साइड में करें तो इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़, इस तरह परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। परऑक्सो एसिड क्या बोलते हैं इसको? परऑक्सो एसिड। और ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे ये CH3 COCH2 CH3, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर एक ऑक्सीजन को अटैच कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3
CH2 बस। और इस रिएक्शन का नाम है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। आपको जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो इस रिएक्शन का आपको नाम मिलेगा बेयर या बियर, जो आपको पसंद हो नाम प्रोनाउंस कर सकते हो। बेयर बोलो या बियर बोलो, एक ही बात है। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन मींस कीटोन किसमें कन्वर्ट होता है? इसमें ईस्टर। ये रिएक्शन ध्यान रखना। तो ये और ऑक्सो एसिड की प्रेजेंस में कीटोन का ऑक्सीडेशन है। लेकिन नोट कर लीजिए, कोई सा भी पेरोक्साइड वहां प्रेजेंट होगा और वो बोलेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिखेगी तो समझ लेना वो स्पेशल एसिड है और उसको बोलते हैं पेरोक्सो एसिड। और कीटोन ग्रुप ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट है, मतलब कीटो ग्रुप के साइड में कार्बन से आकर के ऑक्सीजन अटैच हो जाती है। और इसका एक कंसेप्ट भी ऐसा भी बोलते हैं, मैंने जैसे ऑक्सीजन इधर लगे तो एज पर रूल इस ऑक्सीजन को इधर लिखना, ये भी इसका रूल है। मतलब ये ऑक्सीजन किधर जाएगी? लोअर अल्काइल ग्रुप की तरफ लगेगी। तो अभी जैसा मैंने यहाँ लगे तो आपको एज पर रूल किधर लगाना है? इधर। ये कीटोन ग्रुप को पेरोक्सो एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कीटो ग्रुप ईस्टर ग्रुप में कन्वर्जन होता है। और वहां एरो पर ये मटेरियल लिखा होगा, एसिड में 2 ऑक्सीजन होती है तो वहां पेरोक्सो एसिड में 3 ऑक्सीजन दिखाएगा। और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करने आएगी वो कहां पर लगेगी? स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साइड में। ये इसका नाम। चलिए, और इसका नाम क्या है? बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। बुक के अंदर एक बार डिटेल पढ़िए, पूरा आगे बढ़िए। क्वेश्चन आंसर जब मिलेगा तो आपको अपने आप इसका आंसर दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़े। इस तरह चलिए भाई, ये ऑक्सीडेशन खत्म हुआ। अब ऑक्सीडेशन के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट और स्टडी करते हैं, उसके बाद आप एंजॉय करिए। और केनी-ज़ेरो रिएक्शन है। केनी-ज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। स्पेलिंग इसकी खतरनाक है और जैसी ये स्पेलिंग खतरनाक रहती है वैसे इसकी स्पेलिंग भी खतरनाक है। लेकिन रिएक्शन इतनी सिंपल है कि एक बार में समझ में आ जाती है। मैकेनिज्म भी सिंपल है। मैकेनिज्म की बात कल करेंगे, आज केवल हम केनी-ज़ेरो रिएक्शन की बात करेंगे। केनी-ज़ेरो रिएक्शन में वो एल्डिहाइड कीटोन इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन एब्सेंट। अल्डोल कंडेंसेशन का कांसेप्ट क्या था? अल्डोल कंडेंसेशन में वो एल्डिहाइड कीटोन यूज होते थे जिनके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ देखते हैं कौन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं होता है। पहला ये फॉर्मल्डिहाइड, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में भी 2 होते थे। सेम टाइप के होते थे तो सिंपल एल्डोल। केनी-ज़ेरो में भी इसी तरह है रिएक्शन। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल है तो सिंपल केनी-ज़ेरो। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आ गए दोनों तो फिर क्रॉस केनी-ज़ेरो। और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर केनी-ज़ेरो। 3 टाइप की रिएक्शन। चलिए इसकी रिएक्शन स्टडी करते हैं आज। ये फॉर्मल्डिहाइड, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड।
इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेन किए, 2 ऑक्सीजन को रिटर्न कर दिए। मींस उसने अपनी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं किया रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखे। मैंने कितने मॉलिक्यूल लिखे? अब यहाँ पर क्या होता है, एरो पर लिखा होता कंसंट्रेट NaOH, मींस मीडियम कैसा होगा? हाईली बेसिक। एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH था, 10% NaOH था, इसमें 50% NaOH, या ऐसा बोलते हैं कंसंट्रेट NaOH, हाईली बेसिक नेचर होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है? डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स टाइप का एग्जांपल है। इसको कभी कभी ऑटो रेडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या होगा? केनी-ज़ेरो रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है साइमल्टेनियसली। और जहां साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही टाइप के मॉलिक्यूल में, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन केमिस्ट्री में स्पेलिंग बड़ी खतरनाक होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन देख लेना, शर्मा सर है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का ये एग्जांपल है केनी-ज़ेरो रिएक्शन। एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों कांसेप्ट आपको पता है। ये मॉलिक्यूल अब इसका रिड्यूस करोगे आप तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन कर दो या हाइड्रोजन बढ़ा दो। एक हाइड्रोजन, ये होगा रिडक्शन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच कर दो तो ये क्या हो जाएगा? CH3। और एक हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन पे अटैच कर दो तो ये किसमें बदल गया? अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल इसमें रिड्यूस होता है, मींस अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और एक जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा, मींस उससे ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? HCOO। HCOO मींस ये फॉर्मेटाइन में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हुआ? फॉर्मेटाइन। और अगर आप यहाँ NaOH लिया या पोटेशियम मींस KOH लिया तो वो यहाँ आकर के लग जाए। जैसे पोटेशियम का बेस लिया KOH तो K लगेगा, NaOH लिया मींस यहाँ क्या होगा? एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जब आप इसको आगे रिएक्शन को बढ़ाओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हो सकता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए एसिड। तो ये क्या हुआ? फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ? फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन। तो इसमें एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है। यही केनी-ज़ेरो रिएक्शन का कंसेप्ट। अब केनी-ज़ेरो रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो सकता है? बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। तो बेंजल्डिहाइड को टर्न करने में या इसमें बदलने में कोई ज्यादा बड़ी अलग से कोई बात नहीं है। इसको आप कर लीजिए C6H5 का बेंजीन बना लीजिए, ये बेंजल्डिहाइड। इसको भी बदल लीजिए C6H5, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर C6H5 CH2OH, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन मत कर देना कि बेंजल्डिहाइड को यहाँ रिड्यूस किया तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और इधर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा? C6H5 C6। तो ये केनी-ज़ेरो रिएक्शन है। केनी-ज़ेरो रिएक्शन में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं
और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एल्कोहल, सिंपल केनिजरो रिएक्शन। और जब इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो फिर हम बोलेंगे क्रॉस केनिजर। क्रॉस केनिजरों में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें ऑक्सीडाइज कौन हो और रिड्यूस कौन हो। जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, जो मटेरियल मोस्ट रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड आपने ये इसको रेंडर करके और इधर क्या कर ले, ये फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल ऑक्सीडाइज होगा। मतलब फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और बेंजल्डिहाइड क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल में। तो वहां क्रॉस केनिजरों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। जो रिएक्टिव मटेरियल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो रिड्यूस होता है। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ इनका मॉलिक्यूलर केनिजर पॉसिबल है। कैसे, इनका मॉलिक्यूलर केनिजरों के लिए हम क्या करते हैं, वही एक मटेरियल बनाते हैं। तो आपने सुबह से याद किया है जिसको, देखो नाम बताओ क्या, इसको पहचानते हो आप, अभी आया था ये ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल में दोनों ग्रुप एल्डिहाइड है। अब आप इसको इनका मॉलिक्यूलर केनिजरों में यूज करो, ये कंसंट्रेटेड है। तो एक पार्ट इसका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एक पार्ट एसिड। ये क्या बन जाएगा, CH2OH। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आप H लगा दो या K लगा दो, N लगा दो, कुछ भी लगा। इस तरह ये इनका मॉलिक्यूलर केनिजरो रिएक्शन का एग्जांपल है। अब लास्ट में इसका आता है मैकेनिज्म। राहत की सांस लीजिए, मैकेनिज्म हम कल स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपको केनिजरो याद रखना है। और केनिजरो के बाद जब हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे और कल हम रिडक्ट कल देखेंगे। मैकेनिज्म बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, सी यू।